हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण बनेंगे, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम इस वीडियो में देखेंगे, और वो भी मिसलेनियस से यानी विविध से। अभी पर्यावरण का नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे, लेकिन जितना भी मिसलेनियस है सब हम देखेंगे। और ये बता दें आपको कि जितना भी सारा पीसीएस का या बिहार एसआई का एग्ज़ाम ये सब होता है, स्टेट पीसीएस वगैरह का, तो वहाँ पर रिपीट करते रहता है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय यानी थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो मुख्य थीम था उसको देखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पर्यावरण दिवस जो 2018 में मनाया गया उसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, यानी थीम बोलिए। तो इसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। तो बात आता है 2018 का यहाँ पे, लेकिन हमको ध्यान रखना है 2023 का, क्योंकि 2024 वाला तभी जून में आएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनेगा, तो हमको 2023 वाला भी थीम याद रखना होगा। तो देखिए 2023 का थीम क्या था उसको ध्यान रखिए। तो सेम था, प्लास्टिक प्रदूषण यहाँ पे समाप्त करो, ये नहीं था। यहाँ पर क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2023 का क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का प्रदूषण का समाधान। ठीक है, तो ये था 2023 का थीम। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक मार्क है यही गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया गया है कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह क्या है? तो एक मार्क है। ठीक है, जो गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र स्थापित हुए हैं तो उनमें 3 है। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। 3 शोध केंद्र अंटार्कटिका में भारत के स्थापित किए गए। तो पहला का नाम है गंगोत्री, ठीक है, दूसरा का नाम है मैत्री, ठीक है, और तीसरा का नाम है भारती। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। भारती का स्थापना हुआ था 2012 में। ठीक है, मैत्री का स्थापना हुआ था 1988 से 89 में। ठीक है, गंगोत्री का स्थापना हुआ था 1983 से 84 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए दिया है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। यानी पहला कौन था? गंगोत्री था, दूसरा मैत्री था और तीसरा भारती। तो ट्रिक याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का GMB। ठीक है, गंगोत्री हो जाएगा G से, M से मैत्री, B से भारती। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। यानी 3 था, गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो 1983-84 में किसका स्थापना किया गया था? तो दक्षिण गंगोत्री का किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, अभी बताया। चलिए आगे देख लीजिए। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना कब की? तो मैत्री की स्थापना 1988 से 89 में किया गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है, जिसकी स्थापना कब किया गया? 2012 में। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए वही क्वेश्चन भी कर दिया। भारती की स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में। नेक्स्ट है, देखिए कुछ कथन दिया गया है, उसको पढ़िए। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है, यानी एक वर्किंग प्लान है। तो कौन सा 21वीं सदी का विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्किंग प्लान आया था? तो उसका नाम था एजेंडा 21। ठीक है, क्योंकि 21वीं सदी में ये आया था
पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इसीलिए इस एजेंडा का नाम 21 रख दिया गया, यानी एजेंडा 21। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है, यानी सतत विकास के यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटिव में संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन का गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना कौन सा है, तो वो एजेंडा 21 है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, यह कार्य योजना 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के दौरान सृजित की गई। यानी इस कौन सी योजना का सृजन हुआ 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, तो एजेंडा 21 का ही सृजन हुआ। ठीक है, उसी समय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है एजेंडा 21, तो सतत विकास है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है। ठीक है, लगातार विकास। तो एजेंडा 21 के अंतर्गत 4 मुख्य चीज़ें आती हैं, तो कौन कौन आती हैं, एक मानव हो जाता है, दूसरा हो जाता है सामाजिक गतिविधि, तीसरा हो जाता है आर्थिक गतिविधि और चौथा हो जाता है पर्यावरणीय गतिविधि, यानी ह्यूमन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सोशल, उसके बाद इकोनॉमिकल और देन आ जाएगा चौथा आ जाएगा आपका इन्वायरमेंटल। तो ये चारों गतिविधियाँ याद रखना चाहिए। एजेंडा 21 के तहत 4 गतिविधियाँ आती हैं, चारों को हमने बता दिया, बस उनको याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन हम बता दिए वो भी आपको। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अब मैच करना है, देखिए सही सुमेलित है, तो सूची ए को सूची 2 से मैच करना है। देखिए त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी विकिरण से होता है, तो ये राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल में। देखिए वैश्विक तापमान किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ठीक है, ओजोन छिद्र कैसे होता है, ओजोन छिद्र किस तरह से होता है, तो किस गैस से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यानी CFC से होता है। तो ये सभी मैच है। त्वचा कैंसर का पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल, वैश्विक तापमान का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ओजोन छिद्र CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो उसकी राजधानी लखनऊ में ही स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान यानी पोषण राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान यानी आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ स्थित है, लखनऊ में नहीं स्थित है, लखनऊ भी आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जो है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहाँ स्थित है, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को यानी UN उसी का शॉर्टकट दिया है यहाँ UNESCO यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक, अभी तक नहीं, अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है, ये 28 स्थलों को दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यूनेस्को का धरोहर दर्जा मिल चुका है। लेकिन गुजरात का 40वां जो धरोहर स्थल था, तो गुजरात का धौलावीरा को भी घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है, तो महाबोधि मंदिर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है, तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, यानी जो समुद्र के भीतर उत्पन्न होता है भूकंप, उसी से सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज़ और जानना जरूरी होगा। सुनामी जो शब्द है ये कहाँ का शब्द है, तो सुनामी शब्द जापानी शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है सुनामी कहाँ का है, तो जापानी शब्द है। इसको लिखा जाता है टी सुनामी, टी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित है, यहाँ पे भी मैचिंग करना है। देखिए, तो पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र, पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन, देखिए ये वन्य प्राणी संस्थान है, तो वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। अब वन प्रबंधन कहेगा, ये वन है, ये वन्य प्राणी है। ठीक है, तो वन प्रबंधन कहेगा यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहेगा, तो ये कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी बार अल्मोड़ा कहाँ है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने जो ये रहा, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, यानी इसका आधार क्या होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए। यानी किस लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए ही दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसको भी मैचिंग करना है। देखिए, एपीको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? पी हेगड़े। एपीको आंदोलन के कौन थे? पी हेगड़े। चिपको आंदोलन के कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा यानी एसएल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटेकर। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन के नेता कौन थे? तो डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, अब देखिए शांत घाटी आंदोलन, अच्छा साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कमेंट बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ से संबंधित है। ठीक है, और चिपको आंदोलन तो आपको मालूम होगा कि कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, और जो एपीको आंदोलन हुआ ये कहाँ से संबंधित है? तो एपीको आंदोलन कर्नाटक से। कहाँ से? एपीको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है। ये भी जिस तरह चिपको आंदोलन था उसी तरह एपीको आंदोलन भी निकाला गया था, ये कर्नाटक से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ से? तो ये उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये एपीको आंदोलन के हो गए पी हेगड़े, चिपको आंदोलन के एसएल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ के मेधा पाटेकर और शांत घाटी के सलीम अली। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कह रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है। यानी रैली फॉर वैली प्रोग्राम किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए, यानी विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम उजागर किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। विश्व तंबाकू निरोध दिवस या तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक, इसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी विश्व वन्य दिवस कहिए या विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर का प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, दबा कर लाइक और शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, पर्यावरण से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हम इतना गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि जीएस पॉइंटर से ही हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। पीसीएस का तो खासकर ये रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया। कब किया? तो 2 अक्टूबर को किया था, यानी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि किस साल में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया। आइए देख लेते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में
की जा रही है वह है, तो ये कहाँ किया गया है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क का स्थापना, तो ये किया गया है धार जिला में। कहाँ किया गया है? धार जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है, यानी कजरी कहाँ अवस्थित है? जोधपुर राजस्थान में अवस्थित है कजरी। कजरी क्या है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, उसको शॉर्टकट में कजरी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह भी जोधपुर राजस्थान में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एग मार्क एक्ट भारत में लागू हुआ, यानी एग मार्क एक्ट कब भारत में लागू हुआ? तो 1937 में, यानी 1937 में एग मार्क एक्ट लागू हो गया। एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है, तो बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, यानी फार्मिंग में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा का डॉल्फिन है, और गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो इसको जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में, नहीं दिया है लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन कर देता है अक्सर एग्जाम में। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है गंगा की डॉल्फिन, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। और 2010 में यह भी याद रखिएगा कि एनजीटी का स्थापना हुआ था, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हरित गृह न्यायाधिकरण बोलते हैं। तो उसका कब किया गया था? तो 2010 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है, यानी मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए कौन सी गैस को गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आप आसानी से ये तो जानते होंगे। चलिए, सबसे हल्की गैस भी है ये, ठीक है। गोताखोर लोग भी ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का ही उपयोग करके पानी में डुबकी लगाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वायुयान के टायर में भी भरा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये अक्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये किस समूह में आता है? तो जो पीरियडिक टेबल है उसके 18वां समूह, यानी 0 समूह भी उसको कहते हैं, उसी में ये सारी गैसें आती हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, रेडन हो गया और जिनोन हो गया, ये सभी गैस किसमें आती है? वर्ग जो समूह है 18 उसमें आता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक है वो क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण, यानी वन का रोपण करना। ये नहीं कि वन उन्मूलन। वन उन्मूलन में मतलब वन का कटाई हो गया, वनारोपण यानी वन को आपको लगाना है। तो वनारोपण ही, क्योंकि नहीं रहेगा वन तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस नहीं ले पाइएगा, सांस नहीं ले पाइएगा तो जीवन यापन कहाँ से कीजिएगा? वही बात है। तो वनारोपण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है मानवीय जीवन यापन के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? यानी किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद, ठीक है। उसी समय मिलेगा स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आगे देखिए, हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। हरिकेन क्या है? चक्रवात है, ठीक है। उसका क्या नाम था? तो सैंडी चक्रवात था। यही यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था। कब? 2012 में हरिकेन सैंडी ने। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यानी धूल प्रदूषण को रोकने के लिए, यानी मिट्टी वाला जो प्रदूषण होता है धूल, उसको प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सीता अशोक। क्या नाम है उसका? सीता अशोक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में समझौते हैं। सीता अशोक इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि रामायण में आप देखे होंगे जिस अशोक वृक्ष के नीचे लंका में सीता जी को लेकर रावण गया था, उसी वृक्ष के नीचे वो बैठी रहती थी, उसीलिए उसको
अशोक न कह के सीता अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एजेंडा 21 में समझौते हैं तो 4 हैं, हमने पहले ही बता दिया था। एजेंडा 21 के तहत कौन कितनी चीज़ों को शामिल किया गया है, तो 4। कौन कौन? ह्यूमन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल, यानी मानव गतिविधि आ गया, सामाजिक गतिविधि आ गया, आर्थिक गतिविधि आ गया और पर्यावरणीय गतिविधि। तो टोटल 4 गतिविधियों को एजेंडा 21 में समझौते में शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन? रासायनिक आयुध निषेध संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी OPCW। ठीक है, OPCW का क्या करता है? नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है और राज्यों और पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। OPCW इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कह रहा है, इस समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है OPCW में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं OPCW के सदस्य देश। ठीक है, विश्व के 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं किसके सदस्य? OPCW के सदस्य। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। हरित भारत मिशन यानी ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, यानी हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से कौन वर्णित करता है? तो वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन ही हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। और देखिए इसमें और है, देखिए वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना ये भी होगा। अब देखिए अलग अलग एग्जाम में आते रहता है, तो यहाँ से देखिए दूसरा एग्जाम में कुछ और ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ से देखिए तथा करके जोड़ दिया है, यानी वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन भी ये भी हो सकता है, तथा अनुकूलन भी उसका हो सकता है, एवं न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन भी हो सकता है। इनके संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रतिचूर देना। ठीक है, यानी क्या क्या? संवर्धन भी होगा, अनुकूलन भी होगा और न्यूनीकरण भी होगा। तो वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। वन आच्छादन और पुनर्प्राप्ति का अनुकूलन, ये भी सही है। वन आच्छादन और पुनर्प्राप्ति का न्यूनीकरण, तो ये भी होगा। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। देखिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा, ध्यान रखिएगा। टाइलर अवार्ड किस में दिया जाता है? इन्वायरमेंट सेफ्टी में दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार यानी वैश्विक 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। टाइलर पुरस्कार भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है। आगे देखिए, हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत काम आएगा। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है, यानी प्राकृतिक आपदा का ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे माना जाता है? तो 1990 से 99 को प्राकृतिक आपदा का ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। ह्रासीकरण यानी उसमें कमी। आइए आगे देख लेते हैं। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कौन मनाता है? तो सिएरा लियोन जो देश है वो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। देखिए नेक्स्ट है, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो मोन्टाना प्रांत को डायनासोरस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसको? मोन्टाना को।
ठीक है। आगे देखें, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने, आगे देख लेते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है। क्या क्या अधिसूचित है इस योजना के अंतर्गत? साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल। ये सभी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, यानी शेड्यूल में रखा गया है। कौन कौन? साबुन एवं अपमार्जक भी, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पूर्व संवेष्टि यानी प्री पैक्ड, भारत में प्री पैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य, आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया, अनिवार्य है, वह है, क्या है वह? तो वह है संगठकों की सूची है जिसमें संयोजित शामिल है, पोषण विषयक सूचना ये भी है, जिससे शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल है। आगे देख लीजिए, जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यानी UNEP को शॉर्ट में यूनेप बोला जाता है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है, प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए, जो भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। वो कौन है? तो BNHS यानी बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसी का ये काम है। क्या काम है? क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है और आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। कौन करता है? BNHS यानी बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। चलिए आगे देख लेते हैं। सदाबहार फल वृक्ष है, तो सदाबहार फल वृक्ष कौन है? तो लोकाट है। ठीक है, लोकाट क्या है? सदाबहार फल वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन में होगा अलग अलग और ये भी होगा ऑप्शन में, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। मौसम अनुश्रवण युक्ति यानी मौसम अनुश्रवण युक्ति है सोडार। ठीक है, सोडार जो है क्या है? मौसम अनुश्रवण युक्ति है, एक यंत्र है सोडार। ये कहाँ पर स्थापित, कहाँ पर लगाया गया है? कैगा में, जो कर्नाटक में है, और कलप्पम तमिलनाडु में, दोनों जगह पर लगाया गया है मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार, कैगा और कलप्पम में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में विंटर लाइन की प्रकृति पर घटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह कहाँ है? तो मसूरी में। ठीक है, देश में विंटर लाइन की प्रकृति पर घटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वो कहाँ है? मसूरी में है। ठीक है, मसूरी कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो जी नीचे वाला भारत, उसको प्रायद्वीपीय भारत का, जो समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है, सागर से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो वो हिम युगों में, किस हिम युग में हिमानीकृत हुआ? तो वो हुआ प्लीस्टोसीन हिम युग में। किस में हिमानीकृत हुआ? प्लीस्टोसीन हिम युग में हिमानीकृत हुआ प्रायद्वीपीय भारत। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी है कौन सा? तो साधारण मैना। मैना भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट है, यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। ठीक है, इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियाँ, चित्रित बलाक, ठीक है, यानी पेंटेड स्ट्रोक, इसको बोलते हैं पेंटेड स्ट्रोक। ठीक है, यानी फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। ठीक है, इसका मुख्य आहार क्या है, आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियों को खाता है यह। तो उसका क्या नाम है, पेंटेड स्ट्रोक है, जो छोटी मछलियों को खाता है। और ये कहाँ रहता है, उष्णकटिबंधीय एशिया में रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है, यानी मांस और मांसाहारी भी है और शाकाहार भी करता है। यह सर्वभक्षी है, जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछली या मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। तो वो कौन है, काली गर्दन वाला सारस, यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, वो कौन है, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ, तो कच्छ की खाड़ी में भारत की राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, भितरकनिका, जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है। तो भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है। भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, और गाहिरमाथा भी यहीं है उड़ीसा में, जिसमें कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित है। ठीक है, गाहिरमाथा में कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कौन कौन कछुआ, ओलिव रिडले है, हॉक्सविल है, सी लेदर है, तो सारा कछुआ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये आपका ख़त्म हो गया, यानी जितना विविध था वो आपका एंड हो चुका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर पर्यावरण का हम अलग टॉपिक लाएंगे, जैसे जल संरक्षण हो गया, प्रदूषण हो गया, या अदर कोई भी टॉपिक हो गया। तो पर्यावरण बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, कौन कौन सम्मेलन कब कब हुआ, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कौन सम्मेलन कौन हुआ, ओजोन परत से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, वियना प्रोटोकॉल क्या है, सारा चीज़ अभी हम डिस्कस कराएंगे। और कौन कौन संस्थान पर्यावरण से रिलेटेड कहाँ है, सारा चीज़ आपको डिटेल में कराएंगे। हर टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। मतलब कहने का मतलब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। देखिए जल संरक्षण का भी है, जल संरक्षण से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, तो हम कराते रहेंगे और आपको करते रहना है, हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, और माता पिता को पीछे नहीं छोड़ना है, उनके लिए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।